हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 15 और 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। लास्ट वीडियो में जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था, उसमें हमें ये बताना था कि जो हमारा अपतानी ट्राइबल है उसके कंसिडर में कौन सा स्टेटमेंट सही है, जिसमें हमें दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो अपातानी ट्राइबल ग्रुप है वो कहाँ, तो जीरो वैली आंध्र प्रदेश में रहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है ये कि जो इनकी जो लोकल भाषा है वो है तानी, जिसका तानी और वर्शिप, जिसका मतलब होता है सूरज और चांद। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत था। हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो ये था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनके द्वारा रिमेम्बर्स डे हर साल हम किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि 14 अप्रैल। हमारा जो अगला क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि हाल ही में नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी के न्यू चेयरमैन किसे अपॉइंटमेंट किए गए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि अजय भूषण पांडे। अगला क्वेश्चन ये था कि जो रिटेल इन्फ्लेशन राइजिंग है वो मार्च में कितना रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, 6.95%। अगला क्वेश्चन ये था कि किस कंट्री के द्वारा होस्ट किए, मतलब किस सिटी के द्वारा होस्ट किया जा रहा है फोर्थ इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, वॉशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन था कि माधवपुर मेला किस स्टेट का कल्चरल फेयर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात। अगला क्वेश्चन था कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिसेंटली अवसर स्कीम लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमें उसमें ये बताना है कि किस स्टेट के द्वारा अनाउंस किया गया था बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन पर कौन सा डे, तो इक्वालिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु के द्वारा। यानी कि जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम एम के स्टैलिन संतलिन थे, उनके द्वारा वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अनाउंस किया गया था कि जो एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी होगा किनका, तो डॉक्टर अंबेडकर जी के, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही हमारा देश क्या सेलिब्रेट करेगा, तो एक इक्वालिटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु। आज का जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि हाल ही में इंडिया के द्वारा जो पेयरली मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, तो वो किस टाइप की मिसाइल है। ऑप्शन ए है एयर टू सरफेस मिसाइल, ऑप्शन बी है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ऑप्शन सी है सरफेस टू एयर मिसाइल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरफेस टू एयर मिसाइल। यानी कि जो रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा एक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि कोस्ट हमारे उड़ीसा में पड़ता है। तो ये जो हमारा मिसाइल है, जो हमारा प्रेलय मिसाइल है वो क्या है, तो हमारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल। आज का जो हमारा तीसरा वो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताने कि इंडिया और किस कंट्री के द्वारा हाल ही में एक कॉल फॉर इनहेंस मेरीटाइम कॉर्पोरेशन किया गया। तो इस ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि इंडोनेशिया। यानी कि जो जकार्ता इंडोनेशिया 14 अप्रैल भारत और इंडोनेशिया ने गुरुवार को एक जकार्ता में आयोजित भारत इंडोनेशिया विदेश कार्यालय परामर्श के 7वें दौर के दौरान भारत प्रशांत के अधिक समुद्र सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। तो और इस मीटिंग में, यानी कि जो बैठक की जो समूह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व सौरभ कुमार और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय के एशिया प्रशांत और अफ्रीका महाद्वीप के अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि इंडोनेशिया। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि यूएस के किस सीनियर लॉ मेकर के द्वारा किस कंट्री में विजिट की गई है हाल ही में। तो ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है यूक्रेन।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि ताइवान। यानी कि रिसेंटली यूएस के जो लॉ मेकर हैं वो ताइवान के राष्ट्रपति तियास इन वेन और द्वीप के रक्षा मंत्री से मिलने गए हैं। द्वीप के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यात्रा यूक्रेन में गंभीर स्थिति के बीच फिर भी इस गंभीर स्थिति है उसके बीच फिर से अमेरिका ने रॉक सॉलिड समर्थन और ताइवान के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि ताइवान। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर मैं ये बता दें कि हमारे देश के कौन से मिनिस्टर यूएन जनरल सेक्रेटरी के गुटेरस से डिस्कस करने के लिए गए हैं, किसके, तो यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर, मतलब यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के। तो ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है एस जयशंकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि एस जयशंकर। रिसेंटली हमारे देश की जो एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो जो एस जयशंकर हैं, उनके द्वारा यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से मिलने के लिए गए हैं, जो कि यूक्रेन संघर्ष के विश्व प्रभाव के साथ साथ जो अफगानिस्तान और म्यांमार की स्थिति पर जोर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। तो राष्ट्रीय ग्राम सेवा अभियान, ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। हाल ही में जो हमारे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को, जो कि हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो कब से रहेगी, तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक रहने वाला। ये जो स्कीम रहेगा अभी से लेकर के, यानी कि अभी से लेकर के को टर्मिनस कब तक रहेगा, तो 15th फाइनेंस मिनिस्टर पीरियड तक रहने वाला है। और ये जो स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो गवर्नेंस जो जितने भी गवर्नेंस है उसकी कैपेबिलिटी यानी कि डेवलप करना है कि गवर्नेंस कैपेबिलिटी को किस पे, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आज का जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, उसका जो मूल उद्देश्य है यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो किसे सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन हमारा है, पहला है हमारा पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, दूसरा है हमारा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, तीसरा है हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और फोर्थ है हमारा फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा, चौथा, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, और ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि पहला और तीसरा। यानी कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, जो मेन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव वो क्या है, तो पंचायती राज सिस्टम को क्या इंश्योर करना है, किसमें, तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन करना, और डेवलप करना है किसको, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर अपर से लेके बॉटम तक में क्या होना, डिस्ट्रीब्यूट होना। और इस जो पंचायती राज जो इस्टेब्लिश हुआ था, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था, वो क्या था, डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड बाय द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। इसमें जो क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या करता है, इसमें लीड रोल नहीं होना चाहिए, यानी इसमें प्रमुख नहीं होना चाहिए किसका, तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का। और जो फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इज नॉट द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज, यानी कि जो हमारा जो फाइनेंशियल यानी कि जो हमारा वित्त जुटाना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब मेन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा क्या, तो पंचायती राज का। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि पहला और तीसरा करेक्ट आंसर है। आज का जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश के द्वारा इंक्लूड ई साइकिल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इम्प्लीमेंट
पॉलिसी लाई गई है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि दिल्ली। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया इलेक्ट्रिक साइकिल अंडर किसके, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के। तो ये पॉलिसी क्या किया, अनाउंस किया है हाल ही में। इसमें क्या रहेगा, इसमें सब्सिडी दी जाएगी कितना, तो 5,500। और इसकी जो फर्स्ट बायर रहेगा, जो फर्स्ट बायर होगा यानी कि जो पहला खरीदार होगा उसको कितनी की सब्सिडी दी जाएगी, 2 से 10,000 की दी जाएगी। इसमें और क्या इंक्लूड किया गया है, जैसे कि जो बोथ पैसेंजर है यानी कि पैसेंजर और जो कार्गो ई साइकिल विद द स्पीड, जिसमें क्या रहेगा कि जो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या रहेगा, कम रहेगा। और ये इसकी जो फर्स्ट बायर है उसको क्या मिलेगा, 10,000 की सब्सिडी दी जाएगी और 25% क्या दिया जाएगा, तो छूट दी जाएगी किसमें, तो परचेजिंग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके द्वारा हाल ही में जो 2000 हाल ही में जो मीटिंग हुई है उसमें हमें ये बताना है कि 2022 अप्रैल में हमारा रेपो रेट कितना परसेंटेज रहने वाला है। ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 8%, ऑप्शन डी है 10%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 4। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति 2022 है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति समिति है ने समायोज रूप बनाए रखने के लिए लगातार 11वीं बार रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को ये चीज की घोषणा की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 4%। अगला जो क्वेश्चन हमारा उसमें ये बताने कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, तो वो 800 मिलियन डॉलर की किसमें, तो न्यू मिलिट्री असिस्टेंस फॉर यूक्रेन। तो इसका ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि यूएसए। रिसेंटली यानी कि जो हमारे यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनके द्वारा वेडनेसडे को अप्रूव कर दिया गया है कितना, तो 800 मिलियन डॉलर। तो किसके लिए, तो न्यू मिलिट्री असिस्टेंस टू यूक्रेन के द्वारा, जिसमें इंक्लूडिंग रहेगा क्या, आर्टिलरी एंड हेलीकॉप्टर। और जो कि क्या करेगा, जिसमें क्या रहेगा कि जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो यूक्रेन और रसिया के अगेंस्ट में क्या कर पाएगा, अपने कंट्री को सेव कर पाएगा और टैकल कर पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि यूएसए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताने कि हाल ही में किस देश ने ऑकस सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए जो हमारा अनौपचारिक आमंत्रण मिलने से इनकार कर दिया है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि जापान। रिसेंटली जापान ने अनऑफिशियली इनवाइट को ऑकस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करने से क्या किया है, तो मना कर दिया गया है। तो जो जापान के जो सेंकी सिम्बुई है उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो अनऑफिशियल इनवाइट आर्टिकल है इसमें कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है, इसलिए उनके द्वारा जो हमारे ऑकस मिलिट्री अलायंस है उसमें ज्वाइन करने से मना कर दिया। ये जो ऑकस पैक्ट है वो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए के लीडर के द्वारा सितंबर 2021 में इसको अनाउंस किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि जापान। तो फ्रेंड्स ये था हमारे 15 और 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यू करंट अफेयर्स क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, तो जो कि हमारा वनडे टाइप्स के एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।